नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा YouTube चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार मैं ऐसे विषयों को इस प्लेटफॉर्म पर उठाती हूं जो कि जनता से जुड़े हैं, जो संविधान और लोकतंत्र से जुड़े हुए सवाल हैं, वो लगातार आपके लिए मैं लेकर आ रही हूं। आज मैं बात करती हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर यादव की, जिन्होंने एक बहुत ही नफरत भरा एक स्पीच दिया। विश्व हिंदू परिषद के का जो लीगल सेल था, उसने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था और उस कार्यक्रम में जो उन्होंने बातें कही, वो कोई भी ऐसा जज जो कि संविधान के नाम पर शपथ लेता है, शायद ही कोई जज इस तरीके की बात करे। मुसलमानों के प्रति नफरत, मुसलमानों के लिए कठमुल्ला जैसा शब्द इस्तेमाल करना, इस तरीके की बातें जस्टिस शेखर यादव ने की थी। उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और आज जो लोकसभा के सांसद हैं श्रीनगर के, उन्होंने रुहुल्ला मेहदी, उन्होंने एक इम्पीचमेंट मोशन के लिए हस्ताक्षर जुटाने शुरू कर दिए हैं और कई पार्टी से इस समर्थन को जुटाया जा रहा है। तो आज जस्टिस शेखर यादव जैसे जजेस आज लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा धब्बा है और न्यायपालिका के लिए कितना बड़ा धब्बा है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस गोविंद माथुर साहब जुड़ रहे हैं। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इस पूरे जो पूरा प्रकरण सामने आया है, जस्टिस शेखर यादव का इस तरीके से बात करना और इस तरीके की स्पीच देना, आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके और ये क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि ये तो उन्हें भी पता होगा कि अगर वो इस तरीके की स्पीच दे रहे हैं, उसके क्या रिएक्शंस आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ इस मैटर का अंदर जो संज्ञान लिया, उसका स्वागत करता हूं। और वह इसका स्वागत इसलिए करता हूं ताकि लोगों में ये इस बात का मैसेज पूरी तरह से जाए, ये संदेश जाए कि किसी भी जज का कोई भी ऐसा कृत्य जो संविधान विरोधी है, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, उसको किसी भी तरह से सहन नहीं किया जाएगा। आपका प्रश्न कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, मेरे को लगता है कि पिछले लंबे समय से हम लोगों के मस्तिष्क में एक सांप्रदायिक फाइबर मजबूत होता जा रहा है और वह सिर्फ आम आदमी में ही नहीं, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उन जगह पर और न्यायपालिका में भी यह फाइबर एक इतना मजबूत होता जा रहा है कि हम सही और गलत का निर्णय लेने के अंदर भी सक्षम नहीं रहे हैं। जो कुछ भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय ने विश्व हिंदू परिषद के मंच से कहा, वो केवल निंदनीय ही नहीं, बहुत शर्मनाक है। मैं कभी भी किसी सिटिंग जज से तो छोड़िए, किसी आम हिंदुस्तानी नागरिक से भी इस प्रकार की भाषा, इस तरह के वक्तव्य की आशा नहीं करता हूँ। इस तरह की कोई अपेक्षा नहीं करता हूँ कि ऐसी घृणित बात किसी भी मंच से कोई साधारण नागरिक भी बोलेगा। जहाँ तक एक न्यायाधीश का प्रश्न है, वो एक इतना महत्वपूर्ण पद धारित करते हैं। उन्होंने संविधान की शपथ ली होती है और उन्हें मालूम है कि हमारा देश, हमारा राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और आर्टिकल 51 कैपिटल ए में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसके अंदर 51 कैपिटल ए से के बाद में स्मॉल ए से लेकर ई तक वो सारी चीजें हैं जो इस देश के धर्मनिरपेक्षता के फैब्रिक को मजबूत करती है, इस देश के अंदर सद्भाव को मजबूत करती है। उनका ये कृत्य, मेरा मानना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज की उल्लंघना है। लेकिन जिस तरीके की उन्होंने बातें की हैं, आपको क्या लगता है, जैसे हाईकोर्ट के जो जजेस हैं, उनको इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रमों में जाकर और इस तरीके की स्पीचेस वो ना दे, इसको लेकर तो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी बना हुआ है। उन्होंने एक जो ओथ ली है, ये उसका वायलेशन है। आपको क्या लगता है कि आज क्या क्या चीजें वायलेट की हैं जस्टिस शेखर यादव ने? देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि आर्टिकल 51 कैपिटल ए में जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर ए, बी, सी और ई ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इनके अंदर देश की एकता, देश की अखंडता, समाज में भाईचारा, बंधुत्व, इन सब चीजों को इनकी पालना करना हमारी एक आम नागरिक की ड्यूटी है। इसलिए एक बतौर नागरिक भी ये बात जो कुछ उन्होंने कहा वो गलत है और फिर एक जज के रूप में आपने संविधान की शपथ ली है। आप संविधान के कस्टोडियन हैं।
आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसी बात ना कहें जो कि हमारे सोशल फैब्रिक को, हमारे जो धर्मनिरपेक्षता का जो फैब्रिक है, हमारे सेक्युलर फैब्रिक को कहीं किसी तरह का इंजरी पहुंचाए, वो हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये बहुत चिंता का विषय है। हमें ये सोचना होगा कि हमारे न्यायाधीशों का कंडक्ट इस ओर क्यों जा रहा है? क्या हमारे न्यायाधीशों का कंडक्ट ऐसा है कि वो इन पदों को धारित कर सकें, इनके ऊपर रह सकें? मुझे इस बात की खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी कॉग्निजेंस ली। मुझे नहीं मालूम कि अल्टीमेटली नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होगा, लेकिन एक मैसेज ज़रूर लोगों के बीच में गया कि आज इस तरह की बात जजेस के मुँह से किसी तरह से स्वीकार्य नहीं है। सर, आप तो खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और अगर आप मौजूदा चीफ जस्टिस भी होते, तो आपने आज क्या कदम लिया होता एक ऐसे जज के खिलाफ जिसने इतनी नफरत भरी स्पीच दी है, एक कम्युनलाइज करके रखा और जुडिशरी का इस तरीके की स्पीच में इंडल्ज करना, ये कितनी बड़ी बात है और आप क्या एक्शन लेते? देखिए, जहाँ तक चीफ जस्टिस के एक्शन का सवाल है, तो मैं आपको बता दूँ कि चीफ जस्टिस और सारे जजेस, जहाँ तक उनके जुडिशियल जुरिस्डिक्शन का सवाल है, वो सब एक ही पायदान के ऊपर होते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। चीफ जस्टिस के पास जो एक्स्ट्रा चीज़ अवेलेबल है, वो है उसके पास न्यायिक प्रशासन या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक जज के लिए उसके पास इतना ही है कि वो उनकी बेंच कौन-सी होगी, किस विषय का वो कार्य देखेंगे, वह कर सकता है। उसके अतिरिक्त उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी प्रकार की कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकें। हाँ, चीफ जस्टिस एक बड़े भाई होने के नाते अपने उन जज को ये ज़रूर कह सकता है कि आपने जो कुछ किया है, वो ठीक नहीं किया है, ये परमिसिबल नहीं है, ये उचित नहीं है और उनको इस बारे में भविष्य में पूरी तरह ध्यान रखना है। ये इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि जो चीफ जस्टिस के हाथ में कोई बहुत ज़्यादा कुछ है। हाँ, पार्लियामेंट को ज़रूर इस बात को सोचना चाहिए कि हम, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर पार्लियामेंट के हाथ में ही है कि एक जज के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाए, किस तरह का एक्शन लिया जाए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भी इसकी कॉग्निजेंस लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकता है, तो सबसे पहले तो उनका स्थानांतरण कर सकता है और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स के अंदर उनके विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन की कोई अगर किसी तरह की अगर आवश्यकता समझती है, तो वह उसकी एक सिफारिश कर सकती है। इससे ज़्यादा आप ये कह रहे हैं जुडिशियल कि बॉडीज़ के हाथ में नहीं है। हाँ, नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इम्पीचमेंट के लिए रेकमेंड कर सकता है। निश्चित रूप से कर सकता है। अगर उनको लगता है इसके लिए तो वह अपना इन हाउस कमिटी के ज़रिए इस प्रकार के रिकमेंडेशन कर सकता है, लेकिन बाध्य नहीं कर सकता है। हम्म। लेकिन अब क्योंकि जो रुहिल्ला मेहदी हैं, जो श्रीनगर के एमपी हैं और उन्होंने कहा है कि उनके पास कई हस्ताक्षर आ चुके हैं और लोकसभा में 100 सिग्नेचर्स चाहिए जिसमें कि विपक्ष के पास नंबर्स हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे जज का इम्पीच होना ही ठीक है? क्योंकि अगर आप देखें तो जस्टिस शेखर यादव का रिटायरमेंट आई थिंक 2026 में ड्यू है। कई लोग पॉलिटिकल मोटिव्स भी बता रहे हैं कि भाई वो जानते हैं वीएचपी के फंक्शन में गए हैं, तो वो एक आरएसएस और सत्तारूढ़ पार्टी की जो विचारधारा है उससे अपने आप को उसी पेज पर अपने आप को वो पाते हैं। तो क्या उनके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं? क्या वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? 2027 में चुनाव भी है, तो क्या यूपी के चुनाव लड़ने की उनकी मंशा है? क्या कहेंगे अगर आज जो मोटिव्स लगाए जा रहे हैं और लोग ये बात को कह रहे हैं? देखिए, मैं उनके व्यक्तिगत उनके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं समझता हूँ कि उनका कोई इसके पीछे मोटिव है, नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो पहले भी इस सिलसिले के अंदर एक बार पहले भी कुछ इस तरह का विवादास्पद वक्तव्य दे चुके हैं। हमें ये समझना चाहिए कि अगर आपका कोई राजनीतिक विचार किसी भी जज का है और वो राजनीतिक दर्शन होना कोई गलत नहीं है, हर व्यक्ति का अपना एक राजनीतिक दर्शन होता है। लेकिन जब आप न्यायाधीश हैं, तो आप अपने निजी न्यायिक दर्शन से ऊपर उठ कर के कार्य करते हैं। आपके सामने संविधान और जो उपलब्ध विधि है, जो कानून है, उसके बाहर जाकर के आप कोई काम नहीं कर सकते। आपका कंडक्ट, क्योंकि ये बात कही जा सकती है कि ये उनका जुडिशियल वर्क नहीं था, लेकिन आपका कंडक्ट भी ऐसा होना चाहिए
जो इस बात का मैसेज दे कि आप तमाम उन चीज़ों से ऊपर हैं, उन चीज़ों से हट कर के हैं, जो किसी भी प्रकार से आपके न्यायिक कार्य के अंदर कोई बाधा डालती है। देखिए, मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। जस्टिस कृष्णा अय्यर, वह पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो केरल में बनी थी, उसके अंदर में मंत्री थे और वो एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे। राजस्थान के अंदर पहले विधि मंत्री जो वेदपाल त्यागी, वो एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे। जस्टिस गुमानमल लोढ़ा, वो लंबे समय तक राजनीतिक विचारधारा से जुड़े रहे, रिटायर होने के बाद उन्होंने 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे। लेकिन मैं जो भी नाम आपके सामने ले रहा हूँ, उन सब ने जज रहते हुए अपने ऊपर ऐसा कोई आक्षेप नहीं आने दिया कि वो किसी विशेष विचारधारा का पोषण कर रहे हैं, उसे मजबूत कर रहे हैं या किसी राजनीतिक दल से जुड़कर अपने पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स को किसी नज़र में रख रहे हैं। इसलिए न्यायाधीश का हमेशा एक कंडक्ट, उसका अपना आचरण ऐसा होना चाहिए कि वो उनकी अपनी निजी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर हो, उनके राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ऊपर हो और उनके सामने केवल और केवल भारत का संविधान और भारत का कानून, बिकॉज़ वी आर गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ ही उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि इस मामले के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब इस आचरण के ऊपर खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक। क्या आपको लगता है कि ये न्यायपालिका का भी एक जो जिसे अंग्रेजी में एक फ्रेज है दैट दिस इज अ न्यू लॉ इन जुडिशरी, क्या आपको भी ये लगता है? क्योंकि मुझे नहीं याद है, मेरी नजर में तो मुझे याद नहीं, और आप तो खैर मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हैं तो आपको ज्यादा इस चीज के बारे में नॉलेज होगी कि क्या आपकी संज्ञान में कभी भी कोई एक ऐसा जज, कभी उसने इस तरीके की बात की हो, इस नफरत भरी स्पीच को दिया हो? मेरी याददाश्त में भी इस तरह का कोई नहीं है कि इस तरह से किसी धर्म या संप्रदाय विशेष को लेकर के इस तरह की बात की गई हो। कई बार कई आपत्तिजनक बातें आती है, उनको उनके ऊपर चर्चा भी होती है, लेकिन किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी धर्म विशेष को लेकर के ऐसी बात पहले कहीं किसी जज द्वारा कही गई हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी जजेस हैं, वो हमेशा इन चीज़ों से ऊपर रहे हैं। मेरा हमेशा मानना है कि खुली अदालत इस बात की पूरी गारंटी लेती है कि हमारा जज इन चीज़ों से ऊपर रहे। कोर्ट के बाहर जज का इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह कहीं किसी तरह से उनका आचरण ना हो, ऐसा ना हो, जो उनके लिए कहीं ये हो कि किसी भी जाति, धर्म या किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए उनका कोई पक्षपातपूर्ण रवैया हो, ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए। और न्यायपालिका के ऊपर तो बिल्कुल भी ऐसा किसी भी रूप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस देश के आम नागरिक का भरोसा जो न्यायपालिका पर है, अगर वो टूटने लगा तो सिर्फ अराजकता हो जाएगी। क्योंकि आज भी एक साधारण आदमी ये मानता है कि उसको और कहीं कुछ न्याय मिले ना मिले, उसको न्यायपालिका के अंदर जाकर के न्याय मिलेगा, भारत के संविधान के अनुरूप उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। अगर हम इस भरोसे को तोड़ते हैं तो हमें ये समझ होना तो हमारा आम आदमी का लोकतंत्र के विरुद्ध, लोकतंत्र के में उसका भरोसा हम तोड़ेंगे। एक बात जो हमें और समझनी चाहिए, जो एक स्टेटमेंट दिया गया कि मेजॉरिटेरियन या बहुसंख्यक लोगों की बात मानी जाएगी। मुझे लगता है कि हमारे जज साहब इस बात को समझने में असफल रहे, असमर्थ रहे कि भारत में काउंटिंग ऑफ हेड्स नहीं है। हमारे यहाँ का लोकतंत्र मात्र लोगों की काउंटिंग नहीं है। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अंदर ये है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटीज हैं, ये सबसे ऊपर रहेगी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में भी कहा है कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को लोकसभा संसद भी उसको बदल नहीं सकती है। यानी आपके जो फंडामेंटल्स हैं, आपके जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, ये सर्वोच्च हैं। इनको केवल हाथ खड़े करके बहुसंख्यकों के आधार पर उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। और धर्मनिरपेक्षता उन वैल्यूज में से एक है। इसलिए ये सब कहा जाना कि नहीं बहुसंख्यक का देखिए, जमाना आ रहा है, ये आ रहा है, अगर इसको अगर आप कहते हैं तो आप संविधान के विरुद्ध बोलते हैं और ऐसे के अंदर आप संविधान की उल्लंघना करने के दोषी हैं।
आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज की आप उल्लंघना करने के दोषी। जस्टिस माथुर जब वो स्पीच दे रहे थे, मैंने वो स्पीच सुनी थी उनकी और उसके टेक्स्ट पोर्शंस भी पढ़े थे। उन्होंने ये कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं जज हूं तो मैं ये बात नहीं कर सकता हूं। उनका ये कहना और बिल्कुल इस तरीके से बोलना, ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। आज आप और हम उसकी आलोचना कर रहे हैं। देश में कितने लोग हैं आज जो इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि उनको इस तरीके से बातचीत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो भरे मंच से ये कह रहे थे कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं हाईकोर्ट का जज हूं तो मैं ये बात नहीं कर सकता हूं। देखिए, सर आपका फ्रेम थोड़ा सा हाईकोर्ट साइड पे हो गया है। हाँ, बीच में कर लीजिए थोड़ा सा फ्रेम। हाँ अब ठीक है। जी, बस बस, हाँ बोलिए बोलिए सर। देखिए, हाँ अगर कोई ये जज ये नहीं समझ पा रहा है कि उसको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। मैं सिर्फ बोलने का ही नहीं कहता हूँ, कोई आदमी ऐसा अपने दिमाग में सोचे, तो भी ये जज का सोच नहीं है, ये जुडिशियल सोच नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के में रहने वाले नागरिक का सोच नहीं हो सकता। ये एक विभत्स किस्म का सोच है। इसलिए अगर वो ये नहीं सोच पा रहे हैं तो मुझे दुःख ही नहीं, बहुत दुःख है। और मैं सोचता हूँ कि हमारे जजेस को, हमारी पूरे सिस्टम को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि हम कहीं अपने जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं कि वो लोग भी आ रहे हैं जो संविधान को समझ ना पाए, संविधान के अनुरूप अपना आचरण न रख पाए। आपको क्या लगता है कि क्या जस्टिस शेखर यादव जैसे जजेस को, अब जो उन्होंने स्पीच दी है उसके बाद, क्या उनको जज की कुर्सी पर बैठने का हक होना चाहिए, या सिवाय उसके कि उनको इम्पीच किया जाए इसके अलावा और कोई चारा नहीं? देखिए, इस संबंध के अंदर अभी आपने बताया कि एक मेंबर पार्लियामेंट ने प्रोसेस इनिशिएट कर ही दिया है। हाँ। देखिए, वो अपने किसी लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस पर पहुंचे। हम सोचते हैं कि कम से कम संसद के दोनों सदनों में इस चीज को लेकर के गंभीर चर्चा हो और इसके अंदर कोई राजनीतिक दल अपनी इस बात के ऊपर बट जाए कि कोई एक एक्स को सपोर्ट कर रहा है और एक विरोध को कर रहा है। मुझे लगता है उसकी जगह हमें, व्यक्ति विशेष की जगह हमें विचारधारा के ऊपर पूरी तरह से सोच करना चाहिए। हमारे जज का कैसा आचरण हो, इसके ऊपर हमारे को पूरी चर्चा करनी चाहिए। देखिए आगे होता है क्या। लेकिन नॉर्मली जब इम्पीचमेंट इनिशिएट किया जाता है तो ज्यादातर केसेस में, जो अभी थोड़े बहुत इम्पीचमेंट्स जजेस के हुए हैं, डिबेट के लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं, या तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता वो इम्पीचमेंट मोशन, कुछ ना कुछ रोड़े अटक जाते हैं और फिर वो डिबेट के लेवल तक वो नहीं आ पाता। उसका क्या कारण है सर? और आज अगर इम्पीचमेंट नहीं हुआ अगर ऐसे जजेस का, तो फिर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट, हर जगह पर हम ये सोचने लगते हैं कि अ, हमें किसी को बचाना है, किसी को खत्म करना है। हम इससे ऊपर उठ करके ये बात सोचें कि हमारी न्यायपालिका को कैसा व्यक्ति चाहिए? क्या इस व्यक्ति विशेष से न्यायपालिका के मापदंडों पर, उसके आदर्शों को किसी प्रकार का आघात पहुँचेगा? क्या इससे किस हद तक आघात पहुँचेगा? क्या इसका रहना आवश्यक है, इसका जाना आवश्यक है? इन सब चीज़ों को मेरिट के ऊपर बहस होनी चाहिए संसद में। अगर हम नहीं ये करते हैं, तो संसद के लिए भी ये एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या संसद भी अपना पूरा वो कार्य जिसके लिए संविधान के अंदर उनको सबसे निर्णायक स्थान दिया गया है भारतीय तंत्र में, उसके लिए उसके अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं? मुझे लगता है कि इस विषय के अंदर पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए, इसके ऊपर पूरी बहस होनी चाहिए, क्योंकि आज आप देखेंगे कि ये तो एक किस्सा सामने आया, लेकिन अगर आप कई बार निजी बातचीत करेंगे तो ऐसे कई जजेस होंगे जो इस विचारधारा का समर्थन करते होंगे। जैसा मैंने कहा कि ये मेरे को तो ये सोच के आधार पे भी एक विकृत सोच लगता है। तो अगर ऐसा सोच भी अगर जजेस के अंदर डेवलप हो रहा है कहीं से भी, किसी भी तरह से, तो उसको चेक किया जाना बहुत आवश्यक है और पार्लियामेंट इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है।
आप ये कह रहे हैं कि जो भविष्य है जस्टिस शेखर यादव का, वो अब केवल और केवल संसद पे ही निर्भर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ बंधे हुए हैं। वो ज्यादा कुछ इसमें नहीं कर सकते, या तो जुडिशियल वर्क का सस्पेंशन कर सकते हैं, या वो इम्पीचमेंट के लिए रेकमेंड कर सकते हैं, या उनका ट्रांसफर कर सकते हैं। इन 3 ऑप्शंस के अलावा और कुछ नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष या सिर्फ एक जज का भविष्य नहीं, बल्कि पूरी न्यायपालिका का भविष्य आज की तारीख के अंदर संसद में होने वाले विचार पर टिका हुआ है। न्यायपालिका को मजबूत रखने के लिए, इंडिपेंडेंट रखने के लिए, निर्भीक रखने के लिए और बिल्कुल पक्षपात विहीन रखने के लिए आवश्यक है कि पार्लियामेंट इस बात के ऊपर गंभीरता से विचार करे, सोचे और इस बात को करे करे कि हमारे जजेस पूरी तरह से उसी रूप में कार्य करें जिसकी कि हमने परिकल्पना, जिसकी कल्पना हमने संविधान बनाते हुए की थी। जस्टिस जिस वक़्त जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस वक़्त डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हम सुपर ह्यूमन बीइंग्स को जजेस अपॉइंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। मैं मानता हूँ, मेरा खुद का मानना ये है कि सुपर ह्यूमन बीइंग्स शायद होते नहीं हैं, लेकिन हम सुपर ह्यूमन बीइंग्स लाएँ ना लाएँ, लेकिन ऐसी ह्यूमन बीइंग्स तो ज़रूर लाएँ इस न्यायपालिका के अंदर, जो अपनी जो जिस चीज़ की उन्होंने शपथ ली है, उसके ऊपर खरे उतरें। वो फियरलेसली वर्क करें, विदाउट एनी फेवर करें, किसी तरह का कोई विदाउट फेवर, विदाउट एनी फियर वो वर्क कर सकें, पूरी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ वर्क कर सकें। ऐसे जजेस आए, इस बात को इंश्योर करना पार्लियामेंट के लिए भी जरूरी है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के लिए भी। जस्टिस माथुर, आपने कहा कि एक व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि पूरी न्यायपालिका की छवि को क्या हो रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आज अगर जस्टिस यादव के खिलाफ कोई बहुत कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो फिर ये मैसेज जुडिशरी में कैसे जाएगा? क्या इस समय जरूरत नहीं है कि एक कड़ा एक्शन जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ लिया जाए? और वो एक जो आप कह रही है, इस तरह के एक्शन भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके अंदर की पूरी न्यायपालिका के अंदर एक मैसेज जाए, पूरे देश में एक मैसेज जाए कि हमारी न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये विदाउट ये निर्भीक होकर के काम करती है, ये पक्षपातपूर्ण तरीके से काम नहीं करती है। ये इस मैसेज को देने के लिए व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के लिए भी कठोर कदम उठाना वो भी आवश्यक है, और साथ के साथ अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाने जाने जरूरी है कि हम नियुक्ति के समय से इस चीज को पहचान सकें कि व्यक्ति जिसकी नियुक्ति करने जा रहे हैं उसका सोच क्या है, समझ क्या है, किस स्तर के ऊपर वह इस उच्च पद को धारित करने की क्षमता रखता है। लेकिन सर, अब आखिरी सवाल है मेरा कि अब क्या कहेंगे अंत में? आज ये न्यायपालिका के लिए ये कितना शर्मनाक एक ये एपिसोड सामने आया है, और आपने जैसा खुद भी कहा कि आपके भी याद में ऐसा कोई केस सामने नहीं नजर आया है। और अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी के कितने लोग इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब ये मामला इम्पीचमेंट में के लिए जाएगा, तब तो ये देखना है कि ठीक है, ऑपोजिशन के एमपीज तो उठा रहे हैं इस मैटर को, लेकिन क्या बीजेपी के एमपीज एब्सटेन करेंगे? क्या बीजेपी के एमपीज क्या समर्थन देंगे इस तरीके के इम्पीचमेंट मोशन का? क्योंकि ये अल्टीमेटली तो आरएसएस और बीजेपी की ही विचारधारा है जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया है, उसके मोटिव्स चाहे कुछ भी हो। देखिए, मैं जब संसद कहता हूं तो उसके अंदर कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, उससे नहीं, मैं इसको पूरी विधायिका के रूप में देखता हूं। एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेजिस्लेचर के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये मानता हूं कि सारे लेजिस्लेटर्स इस बात को समझेंगे कि अल्टीमेटली ये उनकी अपनी इंस्टीट्यूशन का, उनके लेजिस्लेचर की प्रतिष्ठा का सवाल है। उनको जब लेजिस्लेशन करना है, जब किसी चीज को उनको अपनी लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग जो उसकी ड्यूटीज डिस्चार्ज करनी है, तब उनको अपने राजनीतिक दल की आबद्धता से ऊपर उठकर कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन के अंदर सोचना होगा। और ये विषय तो इतना महत्वपूर्ण है कि इसके ऊपर उनको सबको एक ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज पर, उसके आदर्शों पर किसी प्रकार का आघात ना हो, ये वो एंश्योर करें। मैं एक आदर्श अपेक्षा संसद से करता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच जस्टिस माथुर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।